आइए देखते हैं पादप रोग के बारे में। प्लांट डिजीज, विषाणु जनित रोग अर्थात वायरल डिजीज। तंबाकू का मोजेक वायरस, मोजेक रोग। इस रोग में पत्तियां सिकुड़ जाती है तथा छोटी हो जाती हैं। पत्तियों का क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है। इस रोग का कारक टोबैको मोजेक वायरस है, जिसे शॉर्ट में TMV कहते हैं। नियंत्रण: रोग से प्रभावित पौधों को इकट्ठा कर जला देना चाहिए, तब जाकर यह खत्म हो जाएगा। पोटैटो मोजेक अर्थात यह रोग पोटैटो वायरस 1 से होता है। इसमें पत्तियों में चितकबरापन तथा बौनेपन के लक्षण प्रदर्शित होते हैं। बंकी टॉप ऑफ बनाना, यह रोग बनाना वायरस 1 द्वारा होता है। इस रोग में पौधे बौने तथा सभी पत्तियां शिखा पर गुलाबवत एकत्रित हो जाती है। रंग परिवर्तन अर्थात हरिमानहीनता एक विषाणु जनित रोग है। इस रोग में पूरी पत्ती का रंग पीला, सफ़ेद तथा मोजेक पैटर्न का हो जाता है। वेन क्लियरिंग में सिराएं पीली व अन्य भाग हरे तथा वेन बेंडिंग में सिराएं हरी व अन्य भाग हरी हिमानिता होती है। अब देखते हैं जीवाणु जनित रोग अर्थात बैक्टीरियल डिजीज। यह देखे थे कौन सा, विषाणु जनित अर्थात वायरल डिजीज रोग। अब देखेंगे बैक्टीरियल डिजीज अर्थात जीवाणु जनित रोग। इसमें कौन कौन सा देख लिए। इसमें TMV अर्थात तंबाकू या मोजेक वायरस से होता है। तंबाकू में होता है पोटैटो मोजेक, इसमें वायरस 1 से होता है, जो पत्तियों को चितकाबरापन या बौनापन के लक्षण प्रदर्शित होते हैं। बंकी टॉप ऑफ बनाना, इसमें केला में यह रोग होता है तथा इसमें पौधे बौने तथा सभी पत्तियां शिखा पर गुलाबवत एकत्रित हो जाए अर्थात घूमकर सिकुड़ जाती है। रंग परिवर्तन अर्थात कलर चेंज, हरी हिमानिता एवं एक विषाणु जनित रोग है। इस रोग में पूरी पत्ती का रंग पीला, सफ़ेद या मोजेक पैटर्न का हो जाता है, जिसमें मोजेक में जिस तरह होता है उसी तरह इसमें भी हो जाता है। ठीक है। वेंच क्लियरिंग सिराएं पीली व अन्य भाग हरे, वेन बेंडिंग में सिराएं हरी व अन्य भाग हरिमाहीनता रहती है। तो चलिए आगे देखते हैं जीवाणु जनित रोग अर्थात बैक्टीरियल डिजीज। आलू का सैथिल रोग, आलू का सैथिल रोग अर्थात विल्ट डिजीज ऑफ पोटैटो। इसको रिंग रोग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जाइलम पर भूरा रिंग बन जाता है। इस रोग का कारक स्यूडोमोनास सोलेनेसिएरम नामक बैक्टीरिया है। इस रोग में पौधे का सम्मोहन तंत्र प्रभावित होता है। कौन सा सम्मोहन तंत्र? ब्लैक वर्म ऑफ काटन, ब्लैक वर्म ऑफ काटन। इस रोग का कारक जैंथोमोनास नामक जीवाणु है। कौन है? जैंथोमोनास, ब्लैक आर्म ऑफ काटन का। इस रोग में पत्ती पर छोटी सी जलाद्र संरचना अर्थात भूरा रंग हो जाता है। धान का अंगमारी रोग, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस। यह रोग जैंथोमोनास ओराइजी नामक जीवाणु से होता है। इसमें पत्तियों की एक या दोनों सतहों पर पीला हरा स्पॉट दिखाई देने लगता है, धब्बा, इस तरह का धब्बा। ठीक है। साइट्रस कैंकर, इस रोग का कारक जैंथोमोनास सिट्री नामक जीवाणु है। इसकी उत्पत्ति चीन में हुई थी। नींबू की पत्तियों, शाखाएं, फल सभी इस रोग से प्रभावित हैं। गेहूं का टुंडू रोग, टुंडू डिजीज ऑफ व्हीट। इस रोग का कारक कैरिनोबैक्टीरियम ट्रिटिकी नामक जीवाणु तथा एंजुइना ट्रिटिकी नामक नेमाटोड है। इस रोग में पत्तियों के नीचे का भाग मुरझाकर मुड़ जाता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तत्वों की कमी से उत्पन्न रोग, तत्वों की कमी से उत्पन्न रोग देखते हैं कौन कौन से रोग होता है तत्वों की कमी से। आम एवं बैगन में लिटिल लीफ जस्ता के कारण होता है, जस्ता की कमी के कारण। नींबू में डाईबैक रोग जो होता है
वह तांबा के कमी के कारण होता है। नींबू में लिटिल लीफ होता है, वो तांबा के कमी के कारण। नींबू में 2 डाइबेक व लिटिल लीफ की कमी तांबा के कारण होता है। फूल गोभी में ब्राउनिंग बोरोन के कमी के कारण हो जाता है। मटर में मार्स रोग मैग्नीज के कमी के कारण। आलू का ब्लैक हर्ट रोग भंडारण में O2 के कमी के कारण होता है। जो धब्बा हो जाता है वो काला काला, वह भंडारण में O2 के कमी के कारण हो जाता है। धान में खैरा रोग जस्ता के कमी के कारण हो जाता है। अब देखते हैं लीची में पत्ती जलना, यह पोटेशियम की कमी के कारण होता है। आंवले में निक्रोसिस अर्थात बोरिन के कमी के कारण। शलजम में वाटर कोर अर्थात मैग्नीज के कमी के कारण। गाजर में कोटर स्पॉट जो कैल्शियम के कमी के कारण होता है। किसके कमी के? कैल्शियम की कमी के कारण। मक्का में वाइट वुड अर्थात जस्ता के कमी के कारण। चुकंदर में हॉट रोड बोरोन के कमी के कारण। आइए देखते हैं वनस्पति शास्त्र में से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे आवृत्ति वृक्ष, सबसे बड़ा आवृत बीजी वृक्ष कौन है? यूकेलिप्टस। संसार में सबसे लंबा वृक्ष सिकोया, यह एक नग्न बीजी है। ठीक है, इसकी ऊंचाई किस में आया जाएगा? इसकी ऊंचाई 120 मीटर है। इसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं। ठीक है, सबसे छोटा आकार, यह जलीय आवृत बीजी है जो भारत में भी पाया जाता है। कौन? लेमिना, सबसे छोटा आकार में। और सबसे बड़ा कौन है? सिकोया। ठीक है, इसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं, जो 120 मीटर तक की होती है। अब देखते हैं आवृत बीजी, जो देख चुके हैं। सबसे बड़ा पत्ती वाला पौधा विक्टोरिया रिजिया, कौन है? विक्टोरिया रिजिया। यह भारत में बंगाल में पाया जाने वाला जलीय पादप है। विक्टोरिया रिजिया यह भारत में बंगाल में पाया जाने वाला जलीय पादप है। यह सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा है। कौन? विक्टोरिया रिजिया। सबसे बड़ा बीज कोकोडीमर, कोकोडीमर सबसे बड़ा बीज क्या है? जिसमें सबसे बड़ा बीज लगभग 12 इंच लंबा, 12 इंच कोकोडीमर। यह प्रजाति स्पीशीज लोडोसिया मालडिविका में है। चलिए और देखते हैं सबसे छोटा टेरिडोफाइटा। कौन? सबसे छोटा टेरिडोफाइटा एजोला, यह एक जलीय जीव है। क्या है? एजोला, सबसे छोटा टेरिडोफाइटा एजोला। सबसे छोटे बीज आर्किड, कौन है? आर्किड, सबसे छोटा बीज आर्किड। और सबसे बड़ा बीज जो 12 इंच का होता है वो कोकोडीमर। क्या है? कोकोडीमर। ठीक है, सबसे छोटा बीज हो जाएगा, सबसे छोटा बीज होगा आर्किड का और सबसे बड़ा बीज होगा कोकोडीमर का। सबसे छोटा पुष्प हो जाएगा वुल्फिया, इसका व्यास मात्र 0.1 मिमी का होता है, मिलीमीटर। और सबसे बड़ा पुष्प हो जाएगा रेफेलसिया ओरिनोडाल्ड, रेफेलसिया ओरिनोडाई, जिसका व्यास हो जाएगा 1 मीटर तथा भार लगभग 8 kg का हो सकता है। यह वाइटिस की जड़ पर परजीवी है। किस पर? यह परजीवी है। सबसे बड़ा पुष्प जो है रेफलेसिया ओरिनोडाई है, रेफलेसिया ओरिनोडाई है। सबसे छोटा बीज हो जाएगा आर्किड, सबसे बड़ा बीज हो जाएगा कोकोडीमर और सबसे छोटा पुष्प हो जाएगा वुल्फिया, जिसका व्यास 0.1 मिमी है। सबसे बड़ा पुष्प होगा रेफलेसिया ओरिनोडाई, जिसका व्यास 1 मीटर है। सबसे छोटा आवृत बीजी परजीवी अर्सिन्थियोबियम। क्या है? अर्सिन्थियोबियम। यह द्विबीजपत्री है जो नग्न बीजियों के तने पर पूर्ण परजीवी है। यह क्या है? परजीवी है। अर्सिन्थियोबियम कौन है? सबसे छोटा आवृत बीज। सबसे बड़ा नर युग्मक साइकस। क्या है? साइकस, सबसे बड़ा नर युग्मक साइकस है। यह एक नग्न बीजी पादप है। सबसे बड़ा नर युग्मक है साइकस।
सबसे बड़ा बीजांड हो जाता है साइकस का, सब जीवित जीवाश्म हो जाएगा साइकस। तीनों में आ जाए नर युग्म बीजांड सबसे बड़ा और जीवित जीवाश्म हो जाएगा तीनों में साइकस। यह एक नग्नबीजी पादप है। ठीक है, अब देखते हैं शैवाल। सबसे छोटा गुणसूत्र वाला शैवाल है। सबसे लंबे गुणसूत्र ट्राइलियम, सबसे लंबा गुणसूत्र ट्राइलियम। सबसे ज़्यादा गुणसूत्र वाला पौधा कौन है? ओफियोग्लोमस अर्थात फर्न, जिसके डिप्लॉयड कोशिका में 1266 गुणसूत्र पाए जाते हैं। किस में? ओफियोग्लोमस में। सबसे कम गुणसूत्र वाला पादप हैप्लोपोपस ग्रिसलिस। सबसे छोटे गुणसूत्र शैवाल में, सबसे लंबे गुणसूत्र ट्राइलियम में, सबसे ज़्यादा गुणसूत्र वाला पौधा ओफियोग्लोसम में, जिसके डिप्लॉयड कोशिका में 1266 गुणसूत्र है। सबसे कम गुणसूत्र वाला पादप जो है वो हो गया हैप्लोपोपस ग्रेसिलिस। सबसे कम गुणसूत्र वाला पादप हैप्लोपोपस ग्रेसिलिस। सबसे छोटा नग्नबीजी पादप जेमिया पिग्मिया। क्या है? सबसे छोटा नग्नबीजी जेमिया पिग्मिया। भारी काष्ठ वाला पौधा हार्डविचिया बाइनेका। सबसे भारी काष्ठ वाला पौधा हार्डविचिया बाइनेका। सबसे हल्की काष्ठ वाला पौधा ओक्रोमा लेगोपस। सबसे हल्का काष्ठ वाला पौधा ओक्रोमा लेगोपस। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गेलीसेप्टिकम। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गेलीसेप्टिकम। कौन है? सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गेलीसेप्टिकम। टेनिस गेंद जैसा फल है केंथ। कौन है? टेनिस गेंद, जितना टेनिस गेंद का साइज होता है उतना बड़ा फल है केंथ। जंगल की आग ढाक। कौन है? जंगल की आग ढाक। कॉफी देने वाला पौधा कॉफिया अरेबिका। सबसे जंगल की आग ढाक। कॉफ़ी देने वाला पौधा कॉफिया अरेबिका। इसमें कैफीन होती है। क्या होती है? कैफीन होती है। कोको देने वाला पौधा थियोब्रोमा केको। इसमें थियोब्रोमिन व कैफीन होती है। इसमें क्या होती है? थियोब्रोमिन व कैफीन दोनों होती है। किसमें? कोको देने वाला पौधा में, जिसका नाम है थियोब्रोमो केको। अफीम देने वाला पौधा पोपी पेपावर सुमिनिफेरम। इसमें मोपिन होती है। क्या होती है? मोपिन। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग फूल की कली से प्राप्त होती है। किसे? सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग जो है फूल की कली से प्राप्त होती है। केसर मसाला सैफरॉन स्पाइस बनाने में पौधा का वर्तिकाग्र अर्थात स्टिग्मा भाग काम में लिया जाता है। हीरोइन अफीम पोस्ता से प्राप्त होती है। किससे? हीरोइन जो है अफीम पोस्ता से प्राप्त होती है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं पारिस्थितिकी के बारे में। क्या? पारिस्थितिकी के बारे में। जीव विज्ञान की उस शाखा को जिसके अंतर्गत जीवधारियों और उनके वातावरण की पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं उसे पारिस्थितिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र या वास स्थान में निवास करने वाली विभिन्न समष्टियों को जैविक समुदाय अर्थात बायोटिक कम्युनिटी कहते हैं। रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिली जुली इकाई को पारिस्थितिक कहते हैं अर्थात इकोसिस्टम कहते हैं। क्या है? पारिस्थितिक तंत्र या परितंत्र, इकोसिस्टम और इकोलॉजिकल सिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम टेंसले नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने? टेंसले नामक वैज्ञानिक ने।
रचनात्मक दृष्टि से प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र दो घटकों में बना है। कौन से? दो घटकों में। नंबर 1 में है जैविक घटक और नंबर 2 में है अजैविक घटक। ठीक है, इससे पहले देख लेते हैं पर्यावरण विज्ञान तथा प्रबंधन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र। पर्यावरण शिक्षा केंद्र है अहमदाबाद। कहाँ है? पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद। पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद। पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद। CPR पर्यावरण शिक्षा केंद्र चेन्नई। CPR पर्यावरण शिक्षा केंद्र है चेन्नई। सिंपल में हो जाएगा पर्यावरण शिक्षा केंद्र तो अहमदाबाद, CPR हो गया पर्यावरण शिक्षा केंद्र तो हो गया जो हो जाएगा चेन्नई। ठीक है, पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र बेंगलुरु। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र हो जाएगा बेंगलुरु। पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र बेंगलुरु। खनन पर्यावरण केंद्र धनबाद। खनन पर्यावरण केंद्र धनबाद। सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं संस्कृति विज्ञान केंद्र कोयम्बटूर। सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं सांस्कृतिक विज्ञान केंद्र कौन होगा? कोयम्बटूर। पर्यावरण विज्ञान तथा प्रबंधन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र के बारे में जानते हैं। पर्यावरण शिक्षा केंद्र हो जाएगा कहाँ? अहमदाबाद। CPR लग जाएगा पर्यावरण शिक्षा केंद्र में तो हो जाएगा चेन्नई। पारिस्थितिक विज्ञान हो जाएगा तो पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र हो जाएगा तो हो जाएगा बेंगलुरु। खनन पर्यावरण केंद्र हो जाएगा तो यह खनन में आ जाएगा तो हो जाएगा धनबाद। सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं सांस्कृतिक विज्ञान हो जाएगा तो कोयम्बटूर। सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं सांस्कृतिक विज्ञान हो जाएगा तो कोयम्बटूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर दो में एक में ये जैविक घटक और नंबर B में हो जाएगा अजैविक घटक। चलिए आगे बढ़ देखते हैं। जैविक घटक बायोटिक कंपोनेंट्स, इसे 3 भागों में विभक्त किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। जैविक घटक को 3 भागों में विभक्त किया गया है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। चलिए देखते हैं। उत्पादक वे घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पौधे। कौन बनाते हैं? हरे पौधे। उसे क्या कहा जाता है? उत्पादक, जो उत्पाद का काम करते हैं। उपभोक्ता वे घटक जो उत्पादक द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों का उपभोग करते हैं। उपभोक्ता के 3 प्रकार हैं। अब इसमें जैविक घटक के 3 प्रकार, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक में जो है ये भोजन अपना स्वयं बनाता है और जैसे कि हरे पेड़ पौधे हो जाएगा। और उपभोक्ता वे घटक जो उत्पादक द्वारा बनाए गए भोजन का उपभोग करते हैं। और इसके उपभोक्ता के 3 प्रकार हैं। कौन से? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कौन से है। प्राइमरी कंज्यूमर, इसमें वे जीव जो हरे पेड़ पौधे हैं या उनके किसी भाग को खाते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी। यह जो है प्राथमिक उपभोक्ता है और यह बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। ठीक है, जबकि द्वितीयक उपभोक्ता में हो जाएगा, इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को अपने भोजन के रूप में प्रयुक्त करते हैं। जैसे इनको जो है ये द्वितीयक उपभोक्ता अपने आहार के रूप में खाते हैं। ठीक है, तो इन्हें द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं तृतीयक उपभोक्ता। कौन से? तृतीयक उपभोक्ता। तो चलिए देखते हैं। इसको जो है प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीयक उपभोक्ता अपने आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। और तृतीयक उपभोक्ता जो है इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो द्वितीयक उपभोक्ताओं को खाते हैं। इसमें जो है द्वितीयक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता को जो खाते हैं वो तृतीयक उपभोक्ता है, जैसे बाघ, शेर, चीता आदि। ठीक है, अपघटक अर्थात डिकम्पोजर, इस वर्ग में मुख्यतः कवक एवं जीवाणु आते हैं। डिकम्पोजर अर्थात अपघटक में कौन आ जाते हैं? कवक एवं जीवाणु। ये मृत उत्पादक एवं उपभोक्ताओं का अपघटक कर उन्हें भौतिक तत्वों में परिवर्तित कर देता है। अब देखते हैं नंबर B में अजैविक घटक अर्थात बायोटिक कंपोनेंट। अजैविक घटक, इसके कितने टाइप है देख लें। कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, जलीय, जलवायवीय कारक। चलिए आगे देखते हैं।
जल, प्रकाश, ताप, वायु, आर्द्रता, मृदा, खनिज तत्व, ये सभी क्या हैं? अजैविक घटक हैं। अब देखते हैं प्रदूषण के बारे में। चलिए जानते हैं प्रदूषण के बारे में। प्रदूषण वायु, जल एवं भूमि अर्थात पर्यावरण के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में होने वाले ऐसे अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य एवं अन्य जीवधारियों, उनकी जीवन परिस्थितियों, औद्योगिक प्रक्रियाओं एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए हानिकारक हो, क्या कहलाते हैं? प्रदूषण कहलाते हैं। इसमें क्या है? जैविक गुणों में होने वाले अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य एवं अन्य जीवधारियों द्वारा उनके जीवन परिस्थितियों, औद्योगिक प्रक्रियाओं एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए क्या हो? हानिकारक हो, क्या कहलाते हैं? प्रदूषण कहलाते हैं। प्रदूषण मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार के हैं। क्या है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और नाभिकीय प्रदूषण। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। नंबर 1 में है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण जब प्रदूषण वायुमंडल में उपस्थित होता है और वायुमंडल के अवयवों को अनुकूलतम मात्रा में परिवर्तन आ जाता है, तब इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। जब प्रदूषण वायुमंडल में उपस्थित होता है और वायुमंडल के अवयवों के अनुकूलतम मात्रा में परिवर्तन आ जाता है, ठीक है, तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। प्रमुख वायु प्रदूषण कार्बन मोनोऑक्साइड, कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोकार्बन, अमोनिया, तंबाकू का धुआं, फ्लोराइड्स, धूल तथा धुएं के कण और एरोसोल, ये सभी क्या है? प्रमुख वायु प्रदूषक के कारक हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। वायु प्रदूषण एस्बेस्टॉस, धूल फेफड़ा को, सीसा उदर को। वायु प्रदूषण एस्बेस्टॉल जो है वो धूल और फेफड़ा को, सीसा जो है किसको? उदर को, पारा जो है रक्त को, एस्बेस्टॉल जो है, एस्बेस्टॉल धूल जो है फेफड़ा को, सीसा जो है उदर को और पारा जो है रक्त धाराएं को, एवं कार्बन मोनोऑक्साइड मस्तिष्क को प्रभावित करता है। कौन? बार और देख लेते हैं। एस्बेस्टॉल धूल जो है फेफड़ा को प्रभावित करता है, सीसा जो है उदर को प्रभावित करता है और पारा जो है रक्त धाराएं को प्रभावित करता है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड मस्तिष्क को प्रभावित करता है। तो चलिए आगे देखते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड वातावरणीय जल के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरस अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। वर्षा जल के साथ ये अम्ल पृथ्वी पर आ जाते हैं और इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। किसके किसके कारण से? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, 3 गो है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड, 2 है तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सभी जो है अम्लीय वातावरणीय जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। और ये सभी जो है जल के, वर्षा के जल के साथ जब धरातल पर अर्थात पृथ्वी पर आ जाते हैं तो इसे अम्ल वर्षा कहा जाता है। ठीक है, देख लेते हैं। 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री जो उर्वरक बनाती है में मिथाइल आइसोसाइनाइड, जैसे शॉर्ट में MIC के कारण, ये शॉर्ट में MIC कहा जाता है, के कारण दुर्घटना हुई थी। कब? 3 दिसंबर 1984 को, और यह एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कहाँ? भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में। किसके कारण? मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण। ठीक है, इसको शॉर्ट में MIC कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पर्यावरण के कुछ संस्थाएं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है नई दिल्ली में है, तो 2 को कंबाइन कर लेते हैं। नियंत्रण बोर्ड जो है और चिड़ियाघर प्राधिकरण, केंद्रीय, ठीक है,
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड जो है नई दिल्ली, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण जो है, यह दोनों है जो नई दिल्ली में है। जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान, ये क्या है, अल्मोड़ा में है। कहाँ पर है, अल्मोड़ा में। जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान अल्मोड़ा में है। कहाँ पर है, अल्मोड़ा में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण नई दिल्ली, दो ठो नई दिल्ली में हो गया। जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान अल्मोड़ा में है। जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान अल्मोड़ा, जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान अल्मोड़ा, जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान अल्मोड़ा, जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान अल्मोड़ा में। भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद कहाँ पर है, देहरादून में है। भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद देहरादून में। कहाँ पर है, भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद देहरादून में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, वन अनुवांशिकी तथा वृक्ष प्रजनन संस्थान कहाँ पर है, भोपाल में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, वन अनुवांशिकी तथा वृक्ष भोपाल में है। प्रजनन संस्थान जो है कोयम्बटूर में है। वन उत्पादकता केंद्र रांची में है। वन उत्पादकता केंद्र रांची में है। वन उत्पादकता केंद्र रांची में है। ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान औद्योगिकी संस्थान फरीदाबाद, राष्ट्रीय विज्ञान औद्योगिकी संस्थान फरीदाबाद, राष्ट्रीय विज्ञान औद्योगिकी संस्थान फरीदाबाद। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण कोलकाता, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण कोलकाता, दोनों को देख लेते हैं। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण कोलकाता और भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण कोलकाता, दोनों है कोलकाता। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण और भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण, वनस्पति और विज्ञान प्राणी विज्ञान, वनस्पति और प्राणी विज्ञान दोनों संस्थान जो है, सर्वेक्षण संस्थान जो है कोलकाता में है। और यहाँ पर है नियंत्रण बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है और चिड़ियाघर प्राधिकरण नई दिल्ली है। दोनों जो है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली और चिड़ियाघर प्राधिकरण यह भी नई दिल्ली में है। और यहाँ पर सर्वेक्षण वनस्पति और प्राणी विज्ञान दोनों जो है कोलकाता में है। राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान जो है फरीदाबाद में है। वन उत्पादकता केंद्र जो है रांची में है। प्रजनन संस्थान जो है कोयम्बटूर में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है भोपाल में है। वन अनुवांशिकी तथा वृक्ष जो भोपाल में है। शिक्षण परिषद जो देहरादून में है, क्या है, वन अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद देहरादून में है। जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान अल्मोड़ा में है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं जल प्रदूषण अर्थात वाटर पोल्यूशन। अभी तक क्या क्या देख चुके हैं, वायु प्रदूषण देख चुके हैं और वायु प्रदूषण देख चुके हैं। और नंबर 2 में देखते हैं जल प्रदूषण। ठीक है, वाटर पोल्यूशन, जल से अवांछनीय कारकों या पदार्थों के जुड़ जाने को जल प्रदूषण कहते हैं। क्या कहते हैं, जल से अवांछनीय कारकों या पदार्थों के जुड़ जाने को जल प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर उपलब्ध जल की मात्रा का केवल 2.5% से 3% ही मात्र स्वच्छ जल है। ठीक है, कितना, 2.5 से 3% मात्र ही स्वच्छ जल है। ठीक है, जल प्रदूषण के स्रोत, जल प्रदूषण मुख्यतः कार्बोनेट, क्लोराइड, सोडियम और बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम के सल्फेट्स, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा औद्योगिक अपशिष्टों के जल में घुल जाने से होता है। किसके किसके कारण जल प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण के मुख्य कारण क्या है, जो जल में घुलकर उसको प्रदूषित कर देता है। कार्बोनेट, क्लोराइड, क्लोरीन जो है उसको साफ करता है, इसमें क्लोराइड है। ठीक है, सोडियम और बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम सल्फेट्स, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा औद्योगिक अपशिष्ट। औद्योगिक अपशिष्ट करने का मतलब जो जहाँ पर चमड़ा की फैक्ट्री होती है या किसी भी प्रकार की फैक्ट्री, जिसमें जो अवशेष या जो कचरा होता है उसको जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। ठीक है, वो जल में घुल जाने से होता है। समुद्रीय जलीय प्रदूषण सल्फर युक्त भारी धातुओं, हाइड्रोकार्बन, पेट्रोलियम पदार्थों के जल में घुलने से भी होता है।
अब ऑयल स्पल्स, ठीक है। देखते हैं, ऑयल टैंकरों से रिसा हुआ तेल सागरीय जल की सतह पर शीघ्रता से फैल जाता है। इस तरह जलीय सतह पर फैले तेल को ऑयल स्लिप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑयल स्लिप्स कहते हैं। पारा युक्त जल पीने से मिनीमाता रोग हो जाता है। कैसा रोग हो जाता है? मिनीमाता रोग। पारा युक्त जल पीने से मिनीमाता रोग हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। एस्बेस्टस के रेशों से युक्त जल के सेवन करने से एस्बेस्टोसिस नामक जानलेवा रोग होता है। एस्बेस्टस के रेशों से युक्त जल, किससे? एस्बेस्टस के रेशों से युक्त जल के सेवन से करने से कौन सा रोग हो जाता है? एस्बेस्टिस नामक जानलेवा रोग हो जाता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। नदियों में जल प्रदूषण की माप ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से करते हैं। किससे? ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से करते हैं। अगर ज़्यादा ऑक्सीजन घुली हुई होगी तो कम जल प्रदूषण होगा, और कम घुली हुई होगी तो ज़्यादा प्रदूषण होगा। ध्वनि प्रदूषण अर्थात अब साउंड प्रदूषण। तो चलिए देखते हैं अब साउंड प्रदूषण के बारे में। अभी तक देख चुके हैं वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण। अब देखते हैं ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण और साउंड प्रदूषण। साउंड पॉल्यूशन, वातावरण में चारों ओर फैली अनिश्चित या अवांछनीय ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण के स्रोत। ध्वनि प्रदूषण का स्रोत ऊंची आवाज़ या शोर है, चाहे वह किसी प्रकार उत्पन्न क्यों न हुआ हो। ठीक है, अब देखते हैं मृदा प्रदूषण अर्थात सॉइल पॉल्यूशन। भूमि का विकृत रूप मृदा प्रदूषण कहलाता है। भूमि का विकृत रूप मृदा प्रदूषण कहलाता है। मृदा प्रदूषण के स्रोत: अम्लीय वर्षा, खानों से प्राप्त जल, उर्वरकों तथा कीटनाशक रसायन का अत्यधिक प्रयोग, कूड़ा करकट, औद्योगिक अपशिष्ट, खुले खेतों में मल विसर्जन आदि मृदा प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं। ठीक है, कौन कौन से? अम्लीय वर्षा, खानों से प्राप्त जल, ठीक है, जो फैक्ट्रियों से प्राप्त होता है वो बेकार हो जाता है जो जल, और उसमें कई सारे केमिकल मिले हुए होते हैं, और वो भूमि पर आता है तो उस भूमि को उपजाऊ नहीं होने देता, खराब कर देता है। ठीक है, उर्वरकों तथा कीटनाशक रसायन का अत्यधिक प्रयोग, ठीक है, कूड़ा करकट, औद्योगिक अपशिष्ट, खुले खेतों में मल विसर्जन आदि, जो देहातों में खुले खेतों में जाते हैं। ठीक है, मृदा प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं अब कौन सा देख चुके हैं। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण हो चुका। अब नाभिकीय प्रदूषण। चलिए देखते हैं नाभिकीय प्रदूषण कैसे होता है। तो आइए देखते हैं मृदा प्रदूषण अर्थात नाभिकीय प्रदूषण, नाभिकीय प्रदूषण अर्थात न्यूक्लियर पॉल्यूशन। यह प्रदूषण रेडियो एक्टिव किरणों से उत्पन्न होती है। किससे? रेडियो एक्टिव किरणों से। रेडियो एक्टिव प्रदूषण के निम्न स्रोत हैं। चिकित्सा में उपयोग होने वाली किरणों से प्राप्त प्रदूषण, ठीक है, जिसमें गामा रे ये सब किरणों का उपयोग किया जाता है चिकित्सा में। परमाणु भट्टियों में प्रयुक्त होने वाले ईंधन से उत्पन्न प्रदूषण। नाभिकीय शस्त्रों के उपयोग से उत्पन्न प्रदूषण। परमाणु बिजली घरों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों से उत्पन्न प्रदूषण। शोध कार्यों में प्रयुक्त रेडियोधर्मी पदार्थों से उत्पन्न प्रदूषण। चलिए अब और आगे देखते हैं। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से उत्पन्न प्रदूषण, ठीक है। नोट: अमेरिका में 28 मार्च 1979 ईस्वी को 3 माइल आइलैंड रिएक्टर में भीषण दुर्घटना हुई। रिएक्टर में होने वाली दुर्घटना में सबसे अधिक हानिकारक एवं भीषण दुर्घटना 26 अप्रैल 1986 ईस्वी को यूक्रेन के चेरनोबिल स्थित एक रिएक्टर में घटी, जिसमें एक रिएक्टर इकाई की छत गल गई थी। कब? अमेरिका में 28 मार्च 1979 ईस्वी को 3 माइल आइलैंड रिएक्टर में भीषण दुर्घटना हुई। कहाँ? 3 माइल आइलैंड रिएक्टर में। जबकि 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन में चेरनोबिल स्थित एक रिएक्टर में घटी, जिसमें
एक रिएक्टर इकाई की छत गल गई थी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्राणी विज्ञान। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं प्राणी विज्ञान। इसके अंतर्गत जंतुओं तथा उनके कार्यकलापों का अध्ययन किया जाता है। जंतु जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम की। ठीक है, संसार के समस्त जंतु जगत दो उप जगतों में विभक्त किया गया है। एक कोशिकीय प्राणी, बहुकोशिकीय प्राणी। एक कोशिकीय प्राणी एक ही संघ प्रोटोजुआ में रखे गए हैं, जबकि बहुकोशिकीय प्राणियों को 9 संघों में विभाजित किया गया है। ठीक है, 9 संघों में। ठीक है, एक में प्रोटोजुआ में जो है केवल एक कोशिकीय है, बाकी 9 में जो है उसमें बहुकोशिकीय है। ठीक है, स्टोरर व यूसिंजर के अनुसार जंतुओं का वर्गीकरण। किसके अनुसार? स्टोरर एवं यूसिंजर। इसके पहले देख चुके हैं कि लिनियस के अनुसार 5 वर्गों में विभक्त किया गया था, और यहाँ पर 10 वर्गों में है, 9 और 1 10 वर्गों में है। ठीक है, तो मान्यता कैरोलस लिनियस द्वारा दिया गया है, वो मॉडर्न है, और यह एंशियंट काफ़ी प्राचीन में का है। ठीक है, तो एग्जाम में दोनों में से आते हैं, तो चलिए देखते हैं। स्टेरर व यूसिंजर के अनुसार जंतुओं का वर्गीकरण। संघ प्रोटोजुआ। ठीक है, प्रोटोजुआ फाइलम। प्रमुख लक्षण, इनका शरीर जो है केवल एक कोशिकीय का होता है, केवल एक कोशिकीय का होता है। इसके जीव द्रव में या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है, प्रचलन पदार्थों में पक्षमों या कशाम्बों के द्वारा होता है। स्वतंत्र जीवी एक परजीवी दोनों प्रकार के होते हैं। सभी जैविक क्रियाएं भोजन, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, जनन। कौन कौन से? भोजन, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, जनन एक कोशिकीय शरीर के अंदर होता है। ये सभी जो है उसको एक कोशिकीय शरीर के अंदर ही सारी घटनाएं होती हैं। श्वसन एवं उत्सर्जन कोशिका की सतह से विसरण के द्वारा होते हैं। प्रोटोजुआ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का संक्रमण मनुष्य में 30 से 40 वर्षों के लिए बना रहता है। ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का संक्रमण मनुष्य में 30 से 40 वर्षों तक बना रहता है। तो चलिए अब देखते हैं संघ पोरीफेरा, पोरीफेरा फाइलम। प्रोटोजुआ में कौन कौन से आ जाते हैं? प्रोटोजुआ में आ जाते हैं अमीबा, ठीक है, पैरामीशियम, ठीक है, और आगे देखते हैं संघ पोरीफेरा। इस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं। कौन में? पोरीफेरा फाइलम में। ये सब की खारे जल में, जो कि समुद्र में। ये बहुकोशिकीय जंतु होते हैं, परंतु कोशिकाएं नियमित ऊतकों का निर्माण नहीं करते हैं। शरीर पर असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, शरीर की एक गुहा पाई जाती है जिसे स्पंज गुहा कहा जाता है। उदाहरण के रूप में साइकस, मायोनिया, स्पंज। ठीक है, संघ पोरीफेरा जो कि केवल खारे पानी में पाए जाते हैं, और यह बहुकोशिकीय होती है, जबकि इसमें पूर्ण रूप से ऊतकों का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, और इसमें जो शरीर में असंख्य छिद्र बने होते हैं। शरीर के इसमें एक गुहा पाई जाती है जिसे स्पंज गुहा कहते हैं। इसके उदाहरण है साइकस, मायोनिया, स्पंज। साइकस, मायोनिया, स्पंज। नोट, घटिया स्पंज का प्रयोग ध्वनि और शोषण के लिए किया जाता है। किसका? घटिया स्पंज का प्रयोग ध्वनि और शोषण के लिए किया जाता है। अब देखते हैं सिलेंट्रेटा। क्या? सिलेंट्रेटा। अभी तक देख चुके हैं प्रोटोजुआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा। अब देखने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं सिलेंट्रेटा में क्या क्या होता है।
प्रमुख लक्षण, प्राणी जलीय द्विस्तरीय होते हैं। कैसे? जलीय द्विस्तरीय। मुख के चारों ओर कुछ धागे की तरह रचनाएं पाई जाती हैं जो भोजन आदि को पकड़ने में मदद करता है, धागे की तरह ऐसे, ठीक है, जिसे भोजन आदि को पकड़ने में मदद करती है। उदाहरण के रूप में है हाइड्रा, से जेलीफिश, सी एनेमिया, एनीमोन, मूंगा। हाइड्रा जो है एक अमर या अमर प्राणी है, सॉरी प्राणी नहीं, यह अमर है, ठीक है, ये कभी मरता ही नहीं है। संघ हेलमेंथिस, प्लेटीहेल्मिन्थेस। अब देखते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस के बारे में। 3 स्तरीय शरीर परंतु देह गुहा इसमें नहीं होता है। पृष्ठ आधार तल से चपटा होता है। कैसा? चपटा होता है आधार तल से। पाचन तंत्र विकसित नहीं होता है, इसमें पाचन तंत्र विकसित नहीं होता है। उत्सर्जन फ्लेम कोशिकाओं द्वारा होता है। कंकाल, श्वसन अंग, परिवहन अंग आदि इसमें नहीं होते। इसमें न कंकाल होता है, न श्वसन अंग होता है, न परिवहन अंग होता है, ठीक है। यह उभयलिंगी होता है, यह उभयलिंगी होता है। कैसा? उभयलिंगी। इसके उदाहरण है प्लेनेरिया, लीवर फ्यूलिक, फीता कृमि, ठीक है, फीता कृमि या चपटा कृमि, ठीक है, यह कृमि होता है। तो चलिए अब देखते हैं 5 नंबर में है संघ स्क्लेरमेंथेज। क्या है? स्क्लेरमेंथेज। प्रमुख लक्षण, यह लंबे बेलनाकार अखंडित कृमि होता है। क्या है? लंबे बेलनाकार अखंडित कृमि होता है, ठीक है, और वह प्लेटीहेल्मिन्थ जो था वो गोल कृमि था और यह लंबा होता है, लंबा होता है, ठीक है। शरीर द्विपार्श्वीय समिति त्रिस्तरीय होता है। आहार नाल स्पष्ट हो जाता है इसमें, उसमें आहार नाल सब स्पष्ट नहीं रहता है, जिसमें मुख तथा गुहा दोनों होते हैं। और प्लेटीहेल्मिन्थेस में मुख तथा गुहा नहीं होता है। परिवहन अंग तथा श्वसन अंग इसमें नहीं होता है और उसमें भी नहीं होता है, परंतु तंत्रिका तंत्र विकसित होता है। इसमें तंत्रिका तंत्र विकसित हो जाता है। उत्सर्जन तंत्र प्रोटोनफ्रीडिया, उत्सर्जन प्रोटोनफ्रीडिया द्वारा होता है। किसके द्वारा? प्रोटोनफ्रीडिया के द्वारा। किसमें? स्क्लेरमेंथेस में। यह एकलिंगी होता है। उदाहरण के तौर पर गोल कृमि जिसे एस्केरिस कहते हैं, थ्रेडवर्म, वोचेरिया। चलिए ये जानते हैं आगे। एंट्रोबियस अर्थात पिनवर्म या थ्रेडवर्म मुख्यतः छोटे बच्चों की गुहा में पाए जाते हैं। इससे बच्चों को काफ़ी चुनचुनाहट होती है। कैसे? चुनचुनाहट। कौन? थ्रेडवर्म या पिनवर्म या उसे एंट्रोबियस कहते हैं। भूख जिसके कारण भूख कम लगती है और उल्टियाँ भी होती हैं। कुछ बच्चे रात में बिस्तर में पेशाब कर देते हैं। किसके कारण? एंट्रोबियस या पिनवर्म या थ्रेडवर्म के कारण। किसके संघ का हिस्सा है? स्क्लेरमेंथेस का। वोचेरिया या द्वारा फाइलेरिया होता है, ठीक है, जिसमें पैर जो है हाथी के पाँव की तरह मोटा हो जाता है, काफ़ी मोटा हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अब जानते हैं एनिलिडा के बारे में। संघ एनिलिडा। प्रमुख लक्षण, शरीर लंबा पतला द्विपार्श्वीय समिति तथा खंडों में बटा हुआ होता है। प्रचलन मुख्यतः काइटिन के बने सीटी द्वारा होता है। आहार नाल पूर्ण विकसित हो जाता है इसमें। श्वसन प्राय त्वचा के द्वारा होता है। कुछ जंतुओं में क्लोम के द्वारा होता है। रुधिर लाल हो जाता है इसमें एवं तंत्रिका तंत्र साधारण हो जाता है। उत्सर्जी अंग वृक्क के रूप में होता है। एकलिंगी एवं उभयलिंगी दोनों प्रकार के होते हैं इसमें, जैसे केचुआ, जोक, नेरिस आदि। एनिलिडा, यह लीड की तरह, जैसे पहले कलम होता था, ठीक है, उसमें जो लीड लगे हुए रहते तो पतला और लंबा होता था। तो ठीक है, इसी तरह एनिलिडा में लीड इसमें कोड डाल दीजिएगा
लीड की तरह होगा। किस तरह? लीड की तरह होगा। ठीक है, लीड की तरह होगा। और एनिलिया में, और इसके शरीर भी जो है लीड की तरह होता है। जैसे केचुए का देखिए तो काफ़ी लंबा होता है, ठीक ही तरह से जोंक का भी वो लंबा हो जाता है, ठीक है, मोटा भी हो जाता है। और नीरस भी, यह भी लंबा ही होगा। चलिए आगे देखते हैं। केंचुए में 4 जोड़ी हृदय पाए जाते हैं। कितने जोड़ी? 4 जोड़ी, अर्थात 8 हृदय पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, इसके जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। संघ आर्थ्रोपोडा। चलिए अब जानते हैं आर्थ्रोपोडा के बारे में। अब देखते हैं आर्थ्रोपोडा के बारे में। प्रमुख लक्षण: शरीर 3 भागों में विभक्त हो जाता है, सिर, वक्ष और उदर, यह तीनों भागों में विभक्त हो जाता है। जैसे चींटी का देखिएगा स्वर अलग होगा, उसका वक्ष जो है अलग होगा और उदर जो अलग होगा। ठीक है, ठीक है। इसके पाद संधि युक्त होते हैं। कैसे होते हैं? संधि युक्त। रुधिर परिसंचारी तंत्र खुले प्रकार का होता है। इनकी देह गुहा हीमोसील कहलाती है। क्या कहलाती है? हीमोसील। ट्रैकिया, गिल्स, बुक, लंग्स, सामान्य सतह आदि श्वसन अंग है। ठीक है, यह प्राय एक लिंगी होते हैं। कैसे? एक लिंगी। एवं निषेचन शरीर के अंदर होता है। तिलचट्टा, झींगा मछली, केकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, टिड्डी आदि इसके उदाहरण हैं। चलिए और आगे देखते हैं। कीटों में 6 पाद व 4 पंख होते हैं। कीट जो है इसमें 6 ठो पैर हो जाता है और 4 ठो उसमें पंख हो जाता है। 4 ठो पंख निकलता है से करके वक्ष गुहा हो जाएगा, और यहाँ पर इसमें 4 ठो पंख निकल जाता है। ठीक है, कॉकरोच के हृदय में 13 वक्ष होते हैं। इसमें कितना हो जाता है? वक्ष नहीं, कक्ष होते हैं हृदय में। जैसे आदमी में 4 कक्ष होते हैं हृदय में, उसी तरह कॉकरोच में 13 कक्ष हो जाता है। चींटी एक सामाजिक जंतु है जो श्रम विभाजन प्रदर्शित करती है। दीमक भी एक सामाजिक कीट है जो निवह अर्थात कॉलोनी में रहती है। कहाँ रहती है? कॉलोनी में रहती है। तो चलिए अब देखते हैं मोलस्का के बारे में। किसके बारे में? मोलस्का के बारे में। मुख्य लक्षण: शरीर 3 भागों में विभक्त होता है, सिर, अंतरांग तथा पाद। इनमें कवच सदैव उपस्थित रहता है। आहार नाल पूर्ण विकसित हो जाता है। इसमें श्वसन गिल्स एवं टिनिडिया द्वारा होता है। रक्त रंगहीन होता है, इसका रक्त जो है रंगहीन हो जाता है। उत्सर्जन वृक्कों के द्वारा होता है। आइए जानते हैं मोलस्का के कुछ प्रजाति के बारे में। जैसे सिप्रिया, कौड़ी, डोरिस, समुद्री नींबू, ऑक्टोपस, श्रिंगमीन, 8 ओरल आर्म, डेविल फिश, एल्फिसिया, समुद्री खरगोश, कुंडलिनी, उधान या घोंगा, सीपिया, कटल फिश। आर्थ्रोपोडा का उदाहरण है घोंगा, सीपी आदि। ठीक है, संघ इकाइनोइर्मेटा। ठीक है, प्रमुख लक्षण: इस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं। कैसे होते हैं? समुद्री होते हैं। जल सम्मोहन तंत्र पाया जाता है। प्रचलन: भोजन ग्रहण करने हेतु नालपाद होते हैं जो संवेदी अंग का कार्य करते हैं। तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क विकसित नहीं होता है। पुनरुत्पाद की विशेष क्षमता होती है। इसमें पुनरुत्पाद की विशेष क्षमता होती है। उदाहरण: सितारा मछली जो मछली नहीं है, जिसमें कहे मछली वह मछली नहीं होता है। एग्जाम में अक्सर पूछ देता है इसमें से कौन मछली है, तो जिसमें लग जाए मछली वह मछली नहीं है। जैसे समुद्री आर्चिन, समुद्री खीरा, पंखतारा, ब्रिटल स्टार। अब जानते हैं अरस्तु लालटेन का कार्य भोजन को चबाना है। क्या है? अरस्तु लालटेन का कार्य भोजन को चबाना है। यह समुद्री आर्चिन में पाई जाती है।
चलिए अब देखते हैं कार्डेटा। क्या? कार्डेटा। यही जानते हैं कार्डेटा के बारे में। इनमें नोटोकॉर्ड उपस्थित होता है। इनमें क्लोम छिद्र अवश्य पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? क्लोम छिद्र। इनमें नालदार तंत्र का रज्जु पाए जाते हैं। ठीक है, अवश्य पाए जाते हैं। कार्डेटा में वर्गीकरण के अनुसार 13 वर्ग होता है। कितने वर्ग होता है? 13 वर्ग। तो चलिए ये जानते हैं संघ कार्डेटा के कुछ प्रमुख वर्ग के बारे में। सभी तो नहीं जानेंगे, 13 कुछ प्रमुख वर्गों के बारे में जानेंगे। यही जानते हैं मत्स्य वर्ग। क्या कौन सा है? मत्स्य वर्ग के बारे में। प्रमुख लक्षण, ये सभी असंपाती जंतु है। कैसे जंतु है? असंपाती। इनका हृदय द्विवेशमी अर्थात द्विखंड वाला होता है और केवल अशुद्ध रक्त ही पंप करता है। इसमें श्वसन क्रियाएं किसके द्वारा होती है? क्लोम में पाए जाते हैं अर्थात गिल्स में, जो जल में विलीन ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। कुछ मछलियों में कंकाल उपस्थित अर्थात कार्टिलेज का बना होता है, जैसे शार्क, स्कोलियोडन, उदाहरण में रोहू, कतला तथा समुद्री घोड़ा। यह मछली है, एक प्रकार का समुद्री घोड़ा मछली है। एम्फीबिया वर्ग, यही जानते हैं एम्फीबिया वर्ग में यह सभी प्राणी उभयचर होते हैं। कैसे होते हैं? उभयचर। ये असमतापी होते हैं। श्वसन क्लोमो त्वचा एवं फेफड़ों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? त्वचा एवं फेफड़ों द्वारा। हृदय 3 वेशमी होते हैं। कि कितने वेशमी? 3 वेशमी। इसमें 2 आलिंद एवं 1 निलय होता है। क्या होता है? 2 आलिंद एवं 1 निलय होते हैं। उदाहरण मेंढक। मेंढक की टटराहट वास्तव में मैथुन के लिए क्या करती है? पुकारती है। अब आइए जानते हैं सरीसृप वर्ग अर्थात रेप्टाइल के बारे में। मेढकों की टटराहट वास्तव में मैथुन के लिए पुकारती है। सरीसृप अर्थात रेप्टाइल। प्रमुख लक्षण, वास्तविक स्थलीय कशेरुकी जंतु होते हैं। इसमें क्या होते हैं? कशेरुकी मतलब रीढ़ की हड्डी होती है। ये असमतापी जंतु होते हैं। 2 जोड़ी पाद इसमें होता है। ठीक है। कंकाल पूर्ण अस्थिल का होता है। श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। इनके अंडे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी कवच से ढके रहते हैं। हृदय सामान्यतः त्रिकक्षीय होता है, लेकिन मगरमच्छ का जो है हृदय 4 कक्षीय होता है। यह एक उदाहरण अपवाद में है। उदाहरण छिपकली, सांप, घड़ियाल, कछुआ आदि। मीसोजोइक युग को रेप्टाइलों का युग कहा जाता है। किसको? मीसोजोइक युग को। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प जो है नागराज है। कौन है? नागराज, जिसका भोजन मुख्य रूप से अन्य सर्प है। यह दूसरे सांप को खा जाता है। कौन? नागराज, स्नाइपर कोबरा। हिलोडर्मा विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली है। कौन है? हिलोडर्मा, विश्व का एकमात्र जहरीली छिपकली क्या है? हिलोडर्मा है। समुद्री सांप, जिसे हाइड्रोफिश कहते हैं, संसार का सबसे जहरीला सांप है। कौन है? हाइड्रोफिश। हाइड्रोफिश जो है संसार का सबसे जहरीला सांप है। मेईबुइया बिल बनाने वाली छिपकली होती है। मेईबुइया, कौन सी? मेईबुइया बिल बनाने वाली छिपकली होती है। इसका प्रचलित नाम स्किंक है। क्या है? स्किंक है। तो अब जानते हैं पक्षी वर्ग के बारे में। प्रमुख लक्षण, इसका अगला पाद उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो जाता है। ठीक है। इसका हृदय 4 वेशमी का होता है। इसमें 2 आलिंद व 2 निलय होता है। ये समतापी होते हैं। इनका श्वसन अंग फेफड़ा होता है। मूत्राशय इसमें अनुपस्थित होता है। ठीक है। जैसे उदाहरण में कौवा, मोर, चिड़िया, तोता, गौरैया, किसी प्रकार की पक्षी में।
जिसे एक पेंगुइन को छोड़कर, ठीक है। और आगे जानते हैं, तीव्रतम पक्षी अवाबिल है। क्या है? अवाबिल, ये सबसे तेज गति से उड़ता है। उड़ न सकने वाली पक्षी में है 2 ठो, कीवी और एमू, यह उड़ने वाली पक्षी नहीं है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। कौन सा है? शुतुरमुर्ग। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है, ठीक है। और उल्टा उड़ने वाली पक्षी गुंजन है। उल्टा उड़ने वाली पक्षी जो है उड़ने वाली जो है पक्षी क्या है? गुंजन, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अलीपुर है। कहाँ? अलीपुर। यह कहाँ पर है? कोलकाता में है। एवं विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूजर नेशनल पार्क जो दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। तो चलिए अब जानते हैं अपना वर्ग, स्तनी वर्ग अर्थात मेमेलिया। प्रमुख लक्षण, त्वचा व श्वेत ग्रंथियाँ एवं तैलीय ग्रंथियाँ पाई जाती है। कैसे? श्वेत ग्रंथियाँ एवं तैलीय ग्रंथियाँ पाई जाती है। ये सभी जंतु उच्च तापी एवं नियत तापी होते हैं। इसमें उच्च तापी एवं नियत तापी होते हैं। इनका हृदय 4 वेशमी का होता है, जिसमें 4 खंड होते हैं। इसमें दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं, इसलिए इन्हें द्विवार दंती कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वार दंती कहते हैं। इनके लाल रुधिराणुओं में केंद्रक नहीं होता है। इनके लाल रुधिराणुओं में केंद्रक नहीं होता है, केवल ऊंट एवं लामा को छोड़कर। इसमें ऊंट एवं लामा को छोड़कर किसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, और ऊंट और लामा में केंद्रक पाया जाता है इसके रुधिराणु में। बाह्य कर्ण पिन्ना उपस्थित होता है। इसमें बाह्य कर्ण, जैसे कान का जो ऊपरी हिस्सा रहता है लचीला निकला हुआ रहता है, उसे पिन्ना कहते हैं, ठीक है। वर्ग स्तनधारी 3 उपवर्गों में बटा है। वर्ग जो है स्तनधारी वर्ग जो है वो 3 उपवर्गों में बटा है। आइए देखते हैं कौन कौन से वर्ग। नंबर 1 में प्रोथीरिया, नंबर 2 में मेटाथीरिया, नंबर 3 में यूथेरिया। कौन सा है? प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया और यूथेरिया, ठीक है। चलिए तो और जानते हैं आगे। प्रोटोथेरिया में कौन है? मेटाथेरिया में और यूथेरिया में। प्रोथेरिया में जो अंडे देता है, उदाहरण के लिए एकिडना या प्लेटिपस। क्या है? एकिडना या प्लेटिपस। मेटाथीरिया में हो जाएगा अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं। कौन सा है? यह अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं। जैसे मार्supial नामक थैली में विकसित होने तक रखता है। कौन सा? कंगारू। कौन से थैली में? मार्supial नामक थैली में। यूथेरिया पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देता है, जैसे मनुष्य। कौन सा है? गाय, भैंस, बकरी, या पूर्ण जो है शिशुओं को जन्म देता है। तो चलिए अब जानते हैं स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान बकरी का होता है। रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? बकरी का, जिसका तापमान होता है 39 डिग्री सेल्सियस। डार्क बिल्ड प्लेटिपस एकमात्र विषैला स्तनी है। कौन है? डार्क बिल्ड प्लेटिपस एकमात्र विषैला स्तनी है। तो चलिए और आगे जानते हैं जंतु ऊतक अर्थात एनिमल टिश्यूज के बारे में, ठीक है। चलिए जानते हैं जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों को हम निम्न श्रेणियों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? देखते हैं। उपकला ऊतक अर्थात इपिथेलियल टिश्यूज, संयोजी ऊतक अर्थात कनेक्टिव टिश्यू, पेशी ऊतक अर्थात मस्कुलर टिश्यू, तंत्रिका ऊतक अर्थात नर्व टिश्यू। तो चलिए देखते हैं इपिथेलियल टिश्यू क्या है और इससे क्या होता है। आइए देखते हैं। उपकला ऊतक अर्थात इपिथेलियल टिश्यू, ये ऊतक जंतु की बाहरी, भीतरी या स्वतंत्र सतहों पर पाए जाते हैं। इसमें रुधिर कोशिकाओं का अभाव होता है। जिसके कारण इस ऊतक
की कोशिकाओं का पोषण विसरण के माध्यम से लसिका द्वारा होता है। किसके द्वारा? लसिका के द्वारा। यह शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों में पाया जाता है, जैसे त्वचा के बाहरी सतह पर, फेफड़ा एवं वृक्क के चारों ओर तथा यकृत एवं जनन ग्रंथियों के दीवार आदि पर। ठीक है। यह ऊतक शरीर के अंतरंगों को चोट से बचाता है तथा उनमें नम बनाए रखता है। कौन? उपकला ऊतक अर्थात इपिथेलियल टिश्यू। तो चलिए और जानते हैं। नंबर 2 में है कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में। ऊतक, संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। यह ऊतक शरीर के सभी अन्य ऊतकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। नाम है कनेक्टिव टिश्यू। तो यह जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है। ऊतकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। तरल संयोजी ऊतक जैसे रक्त एवं लसिका संवहन के कार्य में भी सहायक होता है। यह ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है। कौन? कनेक्टिव टिश्यू। यह शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है अर्थात कनेक्टिव टिश्यू, तथा मृत कोशिकाओं को नष्ट करता है। कौन? कनेक्टिव टिश्यू जो है यह ताप को भी नियंत्रित करता है और मृत कोशिकाओं को भी नष्ट करने का काम करता है। मृत ऊतकों एवं कोशिकाओं की यह पूर्ति करता है। तो चलिए अब देखते हैं मस्कुलर टिश्यू अर्थात पेशी ऊतक। इसे संकुचनशील ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? संकुचनशील, कॉन्ट्रैक्टिकल टिश्यू के नाम से भी इसे जाना जाता है। शरीर के सभी पेशीय इसी ऊतक से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। अरेखित अर्थात अनस्ट्राइप्ड, रेखित अर्थात स्ट्राइप्ड और हृदय पेशी अर्थात कार्डियक। तो चलिए देखते हैं। अरेखित, अरेखित यह पेशी ऊतक उन अंगों की दीवारों पर पाया जाता है जो अनैच्छिक रूप से गति करते हैं, जैसे आहार नाल, मलाशय, मूत्राशय, रक्त वाहिनियाँ आदि। अरेखित मांसपेशियाँ उन सभी अंगों की गतियों को नियंत्रित करती है जो स्वयं गति करते हैं, जो अपने आप गति करते हैं। उसमें अब देखते हैं रेखित अर्थात स्ट्रैप्ड कोशिका, पेशी। यह पेशियाँ शरीर के उन भागों में पाई जाती है जो इच्छानुसार गति करती है। प्रायः इन पेशियों के एक या दोनों सिरे रूपांतरित होकर टेंडन के रूप में अस्थियों से जुड़े रहते हैं। किससे? रेखित अर्थात स्ट्रैप्ड पेशियों का। ठीक है। यह जो है एक या दोनों सिरे रूपांतरित होकर टेंडन के रूप में अस्थियों से जुड़ा रहता है। कौन? रेखित पेशी है। ठीक है। रेखित पेशी। चलिए अब देखते हैं हृदय पेशी अर्थात कार्डियक। कार्डिक पेशी, ये पेशियाँ केवल हृदय की बीमारी में पाई जाती है। किसमें? हृदय की बीमारी में नहीं, दीवारों में। ये पेशियाँ केवल हृदय की दीवारों में पाई जाती है। हृदय की गति इन्हीं पेशियों के कारण होती है जो बिना रुके जीवन पर्यंत गति करती है। संरचना की दृष्टि से यह रेखित पेशी ऊतक से मिलती जुलती है। रेखित पेशी ऊतक से मिलती जुलती है। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितना है? 639 होती है। कितना? 639। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस है, जो कुल्हा की मांसपेशी है। कुल्हा की मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस है। कौन है? ग्लूटियस मैक्सिमस। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडियस है, जो कान के जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है वहीं पे पाई जाती है। स्टेपिडिस मांसपेशी। चलिए आइए जानते हैं तंत्रिका ऊतक अर्थात नर्व टिश्यू के बारे में। इसे चेतक ऊतक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चेतक ऊतक भी। जीवों का तंत्रिका तंत्र इन्हीं ऊतकों का बना होता है। यह
दो विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स, न्यूरोलिगिया। यह ऊतक शरीर में होने वाली सभी अनैच्छिक एवं ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ठीक है। यूरोग्लिया कोशिकाएं मस्तिष्क की गुहा को आस्तारित करती हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मानव रक्त अर्थात ह्यूमन ब्लड। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होता है। रक्त एक क्षारीय विलयन का है जिसका pH 7.4 होता है। क्या होता है? रक्त का क्षारीय विलयन जिसका मान pH मान 7.4 होता है। एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में 1.5 लीटर रक्त जो है आधा लीटर 500 ग्राम रक्त जो है कम होता है। ठीक है। रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। कौन? प्लाज्मा और रुधिराणु। ब्लड कॉर्पस्कल और प्लाज्मा। आइए जानते हैं प्लाज्मा के बारे में। यह रक्त का अजीवित तरल भाग होता है। रक्त का लगभग 60% भाग जो है प्लाज्मा होता है। इसका 90% भाग किसका? प्लाज्मा का। प्लाज्मा का 90% भाग जल, 7% प्रोटीन, 0.9% लवण एवं 0.1% मात्र ग्लूकोज होता है। शेष पदार्थ बहुत कम मात्रा में होता है। प्लाज्मा के कार्य: पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में सम्मोहन प्लाज्मा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा के द्वारा। सेरम: जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो यह शेष प्लाज्मा को सेरम कहा जाता है। क्या निकाल लिया जाता है? फाइब्रिनोजेन। चलिए जानते हैं रुधिराणु अर्थात ब्लड कॉर्पस्कल्स। यह रक्त का शेष 40% भाग होता है। 60% प्लाज्मा हो गया और 40% जो है वह रुधिर हो गया। टोटल 100% हो गया। इसे 3 भागों में बांटते हैं: लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण एवं रक्त विमाणु अर्थात ब्लड प्लेटलेट्स। आइए जानते हैं अब लाल रक्त कण अर्थात आरबीसी के बारे में। रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स या इसको एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। आरबीसी को क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट। स्तनधारियों के लाल रक्त कण उभयावतल होते हैं। क्या होते हैं? उभयावतल। इसमें केंद्रक नहीं होता है। केंद्रक केवल लेमा और ऊंट में पाया जाता है। ठीक है। अपवाद में ऊंट एवं लामा नामक स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। दिया गया है। आरबीसी का निर्माण स्थिर मज्जा में होता है अर्थात बोन मैरो में होता है। ठीक है। प्रोटीन, विटामिन 12 एवं फॉलिक अम्ल आरबीसी के निर्माण में सहायक होते हैं। कौन है? प्रोटीन है, आयरन है, विटामिन है, विटामिन में B12 है एवं फॉलिक एसिड आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है। भ्रूण अर्थात जो माँ के पेट में जो बच्चा रहता है उसमें जो है रक्त का निर्माण अस्थिर मज्जा में अर्थात बोन मैरो में न होकर किस में होता है? उसके लीवर में अर्थात यकृत में। यकृत और प्लीहा जिसे लीवर और स्प्लीन कहते हैं उसमें जाकर रक्त का निर्माण होता है। इसका आरबीसी का जीवन का 20 से 120 दिन का होता है। ठीक है। इसकी मृत्यु यकृत अर्थात लीवर में और स्प्लीन में होती है। किसमें? लीवर और स्प्लीन में होती है। इसलिए यकृत और स्प्लीन को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यकृत और प्लीहा को अर्थात स्प्लीन को, लीवर और स्प्लीन को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन होता है जिसमें हीम नामक रंजक अर्थात डाई होता है जिसके कारण रक्त का रंग जो है लाल होता है। ग्लोबिन अर्थात लौह युक्त प्रोटीन है
जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करने की क्षमता रखता है। कौन? ग्लोबिन अर्थात लौह। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक हीमैटिन है। क्या है? हीमैटिन है। आरबीसी का मुख्य कार्य शरीर की हर कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना है। और इसमें मेन काम जो है आयरन अर्थात लौह करता है। ठीक है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर रक्त क्षीणता अर्थात एनीमिया रोग हो जाता है, जिसमें काफ़ी नींद उन्द सब आने लगता है। सोते वक्त आरबीसी 5% कम हो जाता है। अब जितना सोइएगा आरबीसी 5% कम हो जाता है। एवं जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं उनके आरबीसी में 30% की वृद्धि हो जाती है। कितनी वृद्धि हो जाती है? 30% की। आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। किससे? हीमोसाइटोमीटर। आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। अब जानते हैं श्वेत रक्त अर्थात डब्ल्यूसी के बारे में। डब्ल्यूसी, ठीक है। वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, इसे ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। और आरबीसी को एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट। ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आकार और रचना में यह अमीबा के समान होता है। कौन? डब्ल्यूबीसी जो है आकार और रचना में जो है अमीबा के समान। और अमीबा का आकार कैसा होता है? किसी भी तरह होता है। ठीक है, किसी भी तरह हो जाता है। इसमें केंद्रक रहता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, जबकि डब्ल्यूबीसी में केंद्रक रहता है। इसका निर्माण अस्थिर मज्जा अर्थात बोन मैरो में होता है। लिम्फ नोड और कभी कभी यकृत एवं प्लीहा में भी होता है। इसका निर्माण जो है बोन मैरो, लिम्फ नोड और कभी कभी लीवर या प्लीहा स्प्लीन में भी इसका निर्माण होता है। इसका जीवन काल किताब के अनुसार 2 से 4 और यहाँ पे 3 से 5 तक भी होता है। 3 से 5 दिन का होता है। इसकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। इसकी मृत्यु जो है रक्त में ही हो जाती है। इसका मुख्य कार्य शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना है। डब्ल्यूबीसी का सबसे अधिक भाग 60 से 70% न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है। किसका बना होता है? न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का। डब्ल्यूबीसी का अधिकांश भाग जो है 60 से 70% लगभग न्यूट्रोफिल्स का बना होता है। न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं रोगाणुओं तथा जीवाणुओं का भक्षण करती हैं। कौन से? न्यूट्रोफिल्स जो कणिकाएं होती है वह रोगाणुओं तथा जीवाणुओं को भक्षण करती हैं। आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? 600 और 1 के रेशियो में जो है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात होता है। और यह एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। आरबीसी जब 600 रहेगा, कितना? 600, तो जो डब्ल्यूबीसी है वह केवल 1 रहेगा। 600 में 1 रहेगा। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रक्त बिंबाणु अर्थात ब्लड प्लेटलेट्स, जिसे थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। आरबीसी को क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट। और रक्त बिंबाणु अर्थात ब्लड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट। एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। यह केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों के रक्त में पाया जाता है। कौन? यह केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों के रक्त में पाया जाता है। इसमें केंद्रक नहीं होता है। केवल डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। ठीक है। केवल ऊंट और लामा को छोड़कर आरबीसी में, केवल ऊंट और लामा में ही आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, जबकि अन्य में नहीं। ठीक डब्ल्यूबीसी में जो है केंद्रक पाया जाता है और रक्त बिंबाणु में जो है इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसका निर्माण अस्थिर मज्जा में होता है। इसका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। डब्ल्यूबीसी का भी 2 से 4 दिन का होता है और आरबीसी का 20 से 120 दिन तक। रक्त बिंबाणु अर्थात ब्लड प्लेटलेट्स का जो है 3 से 5 दिन का होता है। इसकी मृत्यु जो है प्लीहा में होती है।
प्लेटलेट्स का मृत्यु जो है प्लीहा में होती है। इसका मुख्य कार्य रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। यह रक्त के थक्का को बनने में मदद करता है। नोट: डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। किसकी कमी है? किसके कारण? डेंगू ज्वर के कारण। रक्त के कार्य, आइए जानते हैं अब रक्त के क्या क्या कार्य होते हैं। तो चलिए, शरीर के ताप का नियंत्रण तथा शरीर की को रोगों से रक्षा करता है। कौन? यह रक्त का कार्य है। शरीर के जो ताप का नियंत्रण करता है तथा शरीर के रोगों से रक्षा करता है। शरीर के वातावरण को अस्थायी बनाए रखना तथा घावों को भरना, यह रक्त का काम होता है। शरीर के वातावरण को अस्थायी बनाए रखना तथा घावों को भरना रक्त का काम होता है। रक्त का थक्का बनना, O2 CO2 पचा हुआ भोजन, उत्सर्जित पदार्थ एवं हार्मोन का संवहन करना, यह सभी रक्त का काम। किसका? O2 CO2 पचा हुआ भोजन, उत्सर्जित पदार्थ एवं हार्मोन का संवहन जो है रक्त का कार्य है। लैंगिक वर्ण में सहायता करना तथा विभिन्न अंगों में सहयोग स्थापित करना, यह सभी रक्त का कार्य है। रक्त का थक्का बनना अर्थात क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। रक्त के थक्का बनने के दौरान होने वाली 3 महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाएं होती है। कौन कौन सी? आइए देखते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन, यह प्रोथ्रोम्बिन के साथ थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम जुड़कर थ्रोम्बिन बनाती है। क्या बनाती है? थ्रोम्बिन। और थ्रोम्बिन जो है जहाँ पर कटता है वहाँ पर किसी जो अंग कट जाता है वहाँ पर क्या हो जाता है? थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम तीनों को मिलकर क्या बना देते हैं वहाँ पे? थ्रोम्बिन। और थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिनोजेन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? फिब्रिन। और फिब्रिन जो है यह रक्त रुधाणु के साथ अर्थात रुधाणु के साथ मिलकर जो है रक्त का थक्का जमा देता है, जिससे ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता है। ठीक है, इसमें 3 क्रिया महत्वपूर्ण है, 1, 2 और 3। सबसे पहले नंबर 1 में थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम, ये इसमें 3 भाग लेते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन और नंबर 3 में है कैल्शियम। ये तीनों मिलकर क्या बना देते हैं? थ्रोम्बिन बना दे। और थ्रोम्बिन जी फिर फाइब्रिनोजेन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? फिब्रिन। और फिब्रिन जो है ब्लड कार्पसल से जो है जुड़कर क्या बना देते हैं? क्लॉट। ठीक है, तो इसमें जो है तीन तरह से इस अभिक्रिया किया जाता है। सबसे एक में थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम जुड़कर क्या बनाते हैं? थ्रोम्बिन। और थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन मिलकर बनाते हैं फिब्रिन। और फिब्रिन और ब्लड कार्पसल मिलकर बनाते हैं क्लॉटिंग। चलिए और आगे बढ़ते हैं। रुधिर प्लाज्मा के प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजेन का निर्माण यकृत में विटामिन के की सहायता से होता है। किसमें? कहाँ पर? यकृत में विटामिन के की सहायता से होता है। विटामिन के रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है। सामान्यतः रक्त का थक्का 2 से 5 मिनट में बन जाता है। ठीक है, रक्त के थक्का बनने के लिए अनिवार्य प्रोटीन है फाइब्रिनोजेन। ठीक है, मनुष्य के रक्त वर्ग। तो चलिए अब जानते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में की थी। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में की थी। इसके लिए इन्हें सन 1930 में 30 साल बाद, ठीक है, 30 साल बाद उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, लैंडस्टीनर को। ठीक है, लैंडस्टीनर अर्थात 30, ठीक है, स्टीनर 30, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मनुष्य के रक्त की विभिन्नता का मुख्य कारण लाल रक्त कण अर्थात आरबीसी में पाए जाने वाले ग्लाइकोप्रोटीन है। मनुष्य के रक्त की विभिन्नता का मुख्य कारण जो है वो लाल रक्त में पाए जाने वाले अर्थात आरबीसी में पाया जाता है। ठीक है, क्या? ग्लाइकोप्रोटीन, जिसे एंटीजन कहते हैं,
एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए एवं एंटीजन बी। एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। तो चलिए ये देखते हैं कौन कौन से हैं। जिनमें एंटीजन ए होता है उसमें रुधिर वर्ग ए है। ठीक है, जिनमें एंटीजन बी होता है उसमें रुधिर वर्ग बी है। ठीक है, ब्लड ग्रुप जिसमें एंटीजन ए होता है वो ब्लड ग्रुप ए हो जाता है, जिसमें एंटीजन के यह एंटीजन पर निर्धारित रहता है। जिसमें एंटीजन ए हो जाएगा उसमें ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, जिसमें एंटीजन बी हो जाएगा उसमें ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। और जिनमें एंटीजन ए एवं बी दोनों होते हैं उसमें ब्लड ग्रुप जो है ए बी हो जाता है। ठीक है, ठीक, और आगे बढ़ते हैं। जिनमें दोनों में से कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है वो रुधिर जो है ब्लड ग्रुप ओ हो जाता है। अगर ए पाया जाएगा एंटीजन तो ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, बी पाया जाएगा तो ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। एंटीजन ए एवं बी दोनों जब पाया जाएगा तो ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा, और दोनों में से कोई नहीं, न ए पाया जाए न बी पाया जाए तो हो जाएगा ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, तो ये देखते हैं रुधिर के चारों वर्गों के साथ एंटीबॉडी का वितरण। ठीक है, तो रुधिर वर्ग अर्थात ब्लड ग्रुप जब ए रहेगा तो उसमें एंटीजन जो है ए हो जाएगा, और एंटीबॉडी ठीक इसके विपरीत होता है। ठीक है, एंटीजन तो ए रहेगा तो ए हो जाएगा, लेकिन इसका जो एंटीबॉडी रहता है वो ए नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए बी, प्लेटलेट्स। ठीक है, क्योंकि इसमें खांचा बना हुआ रहता है। ए होगा तो इस तरह का ब्लड ग्रुप में जो है खांचा बना हुआ रहता है। ब्लड ग्रुप हो गया, इसके ऊपर जो है इस तरह का खांचा रहता है, और इसमें जो ए रहेगा तो ए टाइप का खांचा इस तरह का रहेगा। और अगर ऐसे रहेगा, ठीक है, अगर बी रहेगा तो बी में इस तरह का बी टाइप का खांचा रहेगा, जिससे कि क्या होता है अगर ए वाले में ए आ जाएगा तो खांचा जो है इसका जो है इसमें फंस जाएगा, और ये इससे ए में एंटीजन ए होगा, और एंटीबॉडी अगर ए ही चढ़ा दिया जाए तो इसमें जो है ब्लड का क्लॉटिंग हो जाएगा और आदमी मर जाएगा। जबकि अगर इसके विपरीत रहने पर इसमें जो है अगर यह हो जाएगा आपका एंटीजन ए और इसमें एंटीबॉडी हो जाएगा बी, तो एंटीबॉडी हो जाएगा, ये हो जाएगा एंटीजन ए हो गया, और एंटीबॉडी क्या हो जाएगा बी। इसमें दूसरे ब्लड ग्रुप जब चढ़ाया जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा इस तरह का होगा, तो यह क्लॉटिंग नहीं कर पाएगा, आराम से लुढ़क कर निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ब्लड ग्रुप ए रहेगा तो एंटीजन ए रहेगा, और इसमें एंटीबॉडी जो है वो बी हो जाएगा, ठीक इसके विपरीत। और यदि ब्लड ग्रुप बी रहेगा तो उसमें एंटीजन जो है बी रहेगा, और उसका जो है एंटीबॉडी जो है ठीक उसके विपरीत ए हो जाएगा। अगर ब्लड ग्रुप ए बी रहेगा तो उसमें एंटीजन जो है ए बी हो जाएगा, और उसमें न ए होगा न बी होगा, ठीक है, न उसमें एंटीबॉडी के रूप में, दोनों में से कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यदि ब्लड ग्रुप ओ हो तो एंटीजन तो उसमें कोई होगा नहीं। ठीक है, कोई एंटीजन होगा नहीं, और एंटीजन नहीं होगा तो उसमें प्लेटलेट्स अर्थात प्लाज्मा एंटीबॉडी के रूप में जो है ए एवं बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, इसमें ओ में एंटीजन कोई नहीं होना चाहिए, उसमें एंटीबॉडी होना चाहिए ए और बी। जबकि ए बी जो है ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए बी होगा तो उसमें एंटीबॉडी कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यदि ब्लड ग्रुप ए होगा तो उसमें एंटीजन ए हो जाएगा, और उसमें एंटीबॉडी ठीक उसके विपरीत ए के ठीक विपरीत बी हो जाएगा। ठीक है, और यदि बी ब्लड ग्रुप होगा तो उसका एंटीजन बी होगा, लेकिन उसका एंटीबॉडी जो है बी ना होकर ए हो जाएगा। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं। किसी एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विपरीत प्रकार की प्रोटीन रुधिर प्लाज्मा में पाई जाती है, इसको एंटीबॉडीज कहते हैं। यह 2 प्रकार की होती है, एंटीबॉडी ए एवं एंटीबॉडी बी। ठीक है, रक्त का आदान या ब्लड ट्रांसफ्यूजन।
एंटीजन ए एवं एंटीबॉडी ए, एंटीजन बी एवं एंटीबॉडी बी एक साथ नहीं रह सकते हैं। ठीक है, इसमें एक साथ नहीं रह सकते। ऐसा होने पर ये आपस में मिलकर अत्यधिक चिपचिपे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं, जिससे रक्त नष्ट हो जाता है, मर जाता है। इसे रक्त का अभिलेशन या एग्लूटिनेशन कहते हैं। एग्लूटिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्लूटिनेशन अर्थात अभिश्लेषण। अतः रक्त आधान में एंटीजन तथा एंटीबॉडी का ऐसा तालमेल करना चाहिए जिससे रक्त का अभिलेशन न हो सके। रक्त समूह ओ को सर्वदाता अर्थात यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। एवं रक्त समूह ए बी को सर्वग्राहता क्या यूनिवर्सल रिसेप्टर कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। इसमें केवल एंटीजन होता है। और एंटीजन क्या होता है? ए और बी दोनों। ठीक है, जबकि ओ में एंटीजन नहीं होता है, ना ए होता है ना बी होता है, इसलिए उसमें होता है एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी में हो जाता है ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए अब जानते हैं फैक्टर के बारे में। अब जानते हैं फैक्टर के बारे में। RH फैक्टर, जिसमें जो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, यह RH फैक्टर पर निर्धारित करता है। RH फैक्टर सन 1940 ईस्वी में लैंडस्टीनर एवं वीनर ने इसने लैंडस्टीनर एवं वीनर ने रुधिर में एक अन्य प्रकार के एंटीजन का पता लगाया। इनमें रीसस बंदर में से इस तत्व का पता लगाया, इसलिए इसे RH फैक्टर कहते हैं। जिन व्यक्तियों के रक्त में यह तत्व पाया जाता है उनका RH सहित RH पॉजिटिव हो जाता है, तथा जिनमें यह नहीं पाया जाता है उनका RH निगेटिव, RH रहित अर्थात RH निगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो यह RH फैक्टर पॉजिटिव और निगेटिव को दर्शाता है। चलिए आगे जानते हैं। रक्त आदान के समय RH फैक्टर की जांच की जाती है। RH पॉजिटिव को RH पॉजिटिव का रक्त एवं RH निगेटिव को RH निगेटिव का रक्त ही दिया जाता है। ठीक है, यदि RH पॉजिटिव रक्त वर्ग का RH रक्त वाले वर्ग वाले व्यक्ति को दिया जाता है तो प्रथम बार कम मात्रा में होने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु जब दूसरी बार इसी रक्तादान किया गया तो अभिश्लेषण के कारण रक्त वाले व्यक्ति की मृत्यु RH निगेटिव वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो चलिए ये देखते हैं। एरिथ्रोब्लास्टिस फिटलेसिस यह पिता का RH पॉजिटिव हो तथा माता का RH निगेटिव हो तो जन्म लेने वाला शिशु जो है कि जन्म से पहले, गर्भावस्था अथवा जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है। ऐसा प्रथम संतान के बाद की संतान पर होने पर होता है। एक बार और देख लेते हैं। यदि पिता का रक्त जो है RH पॉजिटिव होगा, ठीक है, जबकि माता का RH जो है निगेटिव हो जाता है, तो ऐसे में जन्म लेने वाले शिशु की मृत्यु पहले गर्भावस्था अथवा जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है। ऐसा प्रथम संतान के बाद की संतान पर होता है। ठीक है, तो चलिए ये देख लेते हैं इसमें रक्त जो है किस तरह माता एवं पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों की संभावित रक्त समूह का पता कैसे लगाते हैं, आइए देख लेते हैं। माता पिता का रक्त समूह, अगर O होगा रक्त समूह, O ब्लड ग्रुप O होगा तो बच्चों में संभावित है कि वह ब्लड ग्रुप जो है O हो जाएगा। और इसमें रक्त समूह बच्चों में जो संभावित नहीं है वह AB या AB में से इसमें से कोई नहीं होगा। इसमें O होगा तो O हो जाएगा। सेम में सेम होगा, जैसे OA में या तो O हो जाएगा और A हो जाएगा। यदि OB रहेगा तो उसमें या तो बच्चे का संभावित जो है रक्त समूह O हो जाएगा, B हो जाएगा। यदि
ए बी है तो इसमें ओ नहीं होगा, उसमें ओ को हटा दिया जाएगा, ठीक है। और यह ए बी जो है अपना स्थान स्वयं ले लेगा और यह रक्त समूह जो है ए या बी, इन दोनों में से कोई एक ही आएगा, यह निगलेक्ट कर देगा, हट जाएगा, ठीक है। और यदि सेम में ए रहेगा तो ओ और ए साथ में आ जाएगा, ओ भी हो सकता है और ए भी हो सकता है, ठीक है। इसमें ओ और बी है तो ओ भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, और ओ ए है तो ओ भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। यदि ओ और ए बी होगा तो उसमें ओ जो है निगलेक्ट हो जाएगा, हट जाएगा, और ए बी जो है उसमें ए बी न रहकर ए और बी अलग अलग आ जाएगा, ठीक है। या ए भी हो सकता है या बी भी हो सकता है। अगर सेम ए रहेगा तो उसमें ए भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है, ठीक है। और यदि ए बी रहेगा तो उसमें ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है, इन चारों में से कोई हो सकता है, ठीक है। इसमें पता नहीं चल पाएगा संभावित, ठीक है। इसमें ए बी होगा तो ओ भी आ जाएगा, ए भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा और ए भी हो जाएगा, ठीक है। और यदि ए बी होगा ब्लड ग्रुप माता पिता का, यदि ए बी होगा तो उसमें ए भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा, ए भी हो जाएगा, ओ नहीं आएगा क्योंकि यह यहाँ पर डबल है, निगलेक्ट कर देगा, ठीक है। डबल नहीं होना चाहिए। चलिए और आगे देखते हैं। यदि ए बी होगा तो उसमें ए भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा, ए भी हो जाएगा और ओ भी हो जाएगा। और यदि ए और ए बी होगा तो उसमें ए भी होगा, बी भी होगा और ए भी हो जाएगा, ठीक है। इसमें ओ नहीं होगा। और यदि बी है तो इसमें पहले ही बतला दिए हैं कि ओ ए होगा तो ओ ए हो जाएगा, ए रहेगा तो ए ओ हो जाएगा या ओ ए में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। बी रहेगा तो बी ओ या ओ भी हो जाएगा, इन दोनों में से कोई आ सकता है। यदि बी ए बी होगा तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ओ नहीं आएगा। अगर डबल रहेगा ए बी तो उसके साथ ओ नहीं आएगा, इसमें स्वयं आ जाएगा, ए आ जाएगा, बी आ जाएगा या ए बी आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं।